हेलो एंड एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल बैक टू करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। सो साथियों, ये आज का हमारा 2020 का सेशन है जिसके अंदर हम यूपीएससी प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज को समझते हैं और क्या आने वाले समय में यूपीएससी पूछ सकता है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारा एजेंडा यूपीएससी के माइंडसेट को ब्रेक करना है, जिसको हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस की मदद से करेंगे एंड आने वाले समय में यूपीएससी के प्रीलिम्स को क्रैक भी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पीवाईक्यू एनालिसिस। तो इसी एजेंडा के साथ हमने 2013 से जो सवालों का ये जो सफर है उसे शुरू किया था एंड आज हम 2020 के अंदर पहुंच चुके हैं। एंड आज और इससे पहले जो भी सेशंस हमारे कंडक्ट हुए उसके अंदर आप ये चीज समझ चुके रहोगे कि जो भी हमने प्रीवियस ईयर के अंदर पढ़ा था वो बहुत सारे सवालों को, वो मेजर थीम्स को रिपीट करके वापस से यूपीएससी ने किस हिसाब से पूछा। तो उससे हम ये चीज समझ रहे हैं कि यूपीएससी रिपीटेड मैनर में कैसे सवालों को बदल बदल के वो पूछता है, और अगर हमने बस इस कोड को क्रैक कर लिया ना तो यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत ही आसान हो जाता है। उसी माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आज का सबसे पहला सवाल लेते हैं साथियों यहाँ पे कि विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब हमें मैच द फॉलोइंग करना है। यहाँ पे उन्होंने हमें कुछ मेडिवल और एंशिएंट वर्ड्स हमें दिए हैं और वो वर्ड्स क्या हिसाब से मैच कर रहे हैं वो हमें बेसिकली देखना है। सो औरंग, इट वाज इन चार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट। Banyan, it was an Indian agent of the company, and Mirasdar was designated revenue payer to the state. अब यहाँ पर देखिए, ये शब्दों को अगर हमें मतलब इस सवाल को अगर टैकल करना था तो वी शुड हैव नोन दिस पर्टिकुलर टर्म्स की क्या है। और ऐसे टर्म्स की बारे में मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो होता है हिस्ट्री बाय वीर प्रताप सिंह, ठीक है, हिस्ट्री बाय वीर प्रताप, ये जो चैनल है इसके ऊपर मैंने ऐसे बहुत सारे टर्म्स के बारे में दिया हुआ है कि ये टर्म्स का मतलब क्या होता है एंड एंशिएंट और मेडिवल इंडिया के अंदर जो टर्म्स यूपीएससी पूछता है वो यूपीएससी कहाँ से भी पूछ रहा है, वहां से मैंने उठा के यहाँ पर मैंने मेरा बेसिकली एक वर्कबुक बनाया हुआ है, तो आप उसको वहां से ले सकते हैं। तो इससे इस सवाल से हमें क्या समझ में आ रहा है कि यूपीएससी जो है ना वो टर्म्स के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल पूछता है। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिकली टर्म्स पता होने चाहिए थे। अब अगर एलिमिनेशन के मुद्दे से आगे बढ़े तो एलिमिनेशन के मुद्दे में क्या है कि सबसे पहले इन तीनों में से हम ले लेते हैं बैनियन। बैनियन, द वर्ड बैनियन को अगर हम कोरिलेट करें तो वो बनिया हो जाता है। बैनियन मतलब बनिया। बनिया का काम क्या होता है, वो एक ट्रेडर होता है, ठीक है, ट्रेडर। और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड किसके साथ करती थी, बनिया के साथ करती थी, तो वो बनिया से बैनियन। तो ऐसा करके हम अगर थोड़ा दिमाग लगाए तो सेकंड वाला स्टेटमेंट वैसे सही हो जाता है। लेकिन अगर सेकंड को सही करें तो ये ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो रहा है, बाकी के तीन ऑप्शन बच रहे हैं। मतलब 75% हमें अभी भी सवाल को सॉल्व करना है। अगर इसके अलावा मैं बात करूं तो मिराजदार, मिराजदार इट इज मैच्ड करेक्टली, ठीक है। अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के अंदर जाए तो उतना ज्यादा मतलब नहीं है इसके कॉन्सेप्ट के अंदर जाने का, बट यहां से हमें बस ये चीज समझना है कि टर्म्स के ऊपर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यूपीएससी जो है वो गुप्ता के दौरान जो टर्म्स थे उसके बारे में पूछ सकता है, जो मेडिवल इंडिया के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स थे उसके ऊपर पूछ सकता है, जो मॉडर्न इंडिया के अंदर टर्म्स थे उसके ऊपर पूछ सकता है। जैसे ये इन्होंने मॉडर्न इंडिया के टर्म्स के बारे में पूछ लिया, ठीक है। अलग अलग कॉइन के टर्म्स हैं उसके बारे में वो पूछ सकता है, ठीक है। सो ऐसे करके हमें टर्म्स के बारे में जानना है। तो इसका आंसर जो है औरंग, औरंग इट वाज नॉट अ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट, ठीक है, बट मिराजदार वाज अ डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट। इसके अलावा अब देखिए यहाँ पर मेजर सवाल आता है। इसके पहले हमने बहुत सारे सवाल देखे हैं जो यूपीएससी ने बुद्धिज्म के अंदर से पूछे, और मैंने आपको अगर आपने मेरा ओरिएंटेशन सेशन देखा रहेगा, मैंने आपको बताया था कि बुद्धिज्म के ऊपर सवाल पूछे जा रहे हैं, वो एक मेजर थीम है। तो यहाँ पर सब थीम ऑफ द बुद्धिज्म के ऊपर सवाल पूछा है कि भाई बोल रहे हैं कि रिलीजियस हिस्ट्री, इंडिया का जो रिलीजियस हिस्ट्री है उनमें से कौन सा ये स्टेटमेंट सही है वो आप चुन के बता दो। सो स्थावीरावादिन दे बिलोंग टू द महायाना सेक्ट, ओके। अब देखो यहाँ पर जो वीरावादिन होते हैं, वादिन, ठीक है, यहाँ पर आपको याद रहेगा कि थेरावाद, ओके, वादिन वाद, ओके, थेरावाद। तो थेरावाद जो है ना या वादिन जो होते हैं ना, दे आर बेसिकली इन एसोसिएशन विद द हिनायाना सेक्ट, ओके, दे आर इन द हिनायाना सेक्ट। सो
ये जो ऑप्शन था इट वाज, मतलब यहां पर हमें थोड़ा कंटेक्चुअल होना पड़ेगा, और ये जो लेक्चर्स के अंदर है वो उसके अंदर भी मैं समझाता ही हूं कि जो स्थाविरावादन थे ये उस समय के थे जब स्थाविरावादन हिनायान और महायान के पहले, जब स्थाविरावादन और महासंघिका उस जमाने में थे। स्थाविरावादन एक ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी था, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ गौतम बुद्ध के विचारधाराओं के ऊपर चलना चाहता था, और महासंघिका थोड़ा लिबरल सेक्ट था जो गौतम बुद्ध को अलग अलग माध्यमों से उसको वर्शिप करना चाहते थे, ठीक है। सो पहला स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो जाता है क्योंकि स्थाविरावादन हिनायान का है, महायाना का नहीं है। लोकाताविरावादन सेक्ट वाज एन ऑफशूट ऑफ द महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। अब यहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना कि भाई ये जो है ये भी हिनायान का होगा, नहीं, क्योंकि इसके आगे जो है ना लोकातारा इट वाज एन एस्पेक्ट की गौतम बुद्ध को अलग अलग मतलब माध्यमों से हम वर्शिप करें। गौतम बुद्ध वो हर एक जगह प्रेवैलेंट है, बुद्धा वाज प्रेवैलेंट एवरीवेयर, ठीक है। तो यहां से जो महासंघिका है, ठीक है, ये वाले भी चीजें मैंने मेरे वो चैनल के अंदर टर्मिनोलॉजीज के अंदर दिया है, हिस्ट्री इन टर्मिनोलॉजीज के अंदर। सो महासंघिका, यस इट वाज एन ब्रांच ऑफ महायान। द डाइटिफिकेशन मतलब अगर फर्स्ट को अगर हम एलिमिनेट करें तो बच क्या जा रहा है 3, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि भाई 3 तो सही है, ठीक है। द डाइटिफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंघिका फॉस्टर्ड द महायान बुद्धिज्म, यस, महासंघिका भी जो है ना वो डाइटिफिकेशन ऑफ बुद्धा की तरफ काम कर रहा था, दैट इज करेक्ट। लोकाताविरावादन वाज एन ऑफशूट ऑफ महासंघिका सेक्ट, यस। महासंघिका बिलीव करता था बुद्धा के अलग अलग मतलब बुद्धा को अलग अलग जगहों से हमें वर्शिप करना चाहिए, उनके आइडल्स को वर्शिप करना चाहिए, और लोकातारा मतलब वही था कि बुद्धा जो है अलग अलग जगहों पर प्रेजेंट है, तो कहीं ना कहीं मैच हो रहा था। सो दैट इज व्हाई सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ये सॉल्व करने के लिए हमें बेसिकली थीम्स, सब थीम्स और उसके भी सब थीम्स के ऊपर हमें नॉलेज होना चाहिए। Which of the following statement correctly explains the impact of Industrial Revolution on India during the first half of the 19th century? First half of the 19th century मतलब क्या हो गया, 1800 से लेके 1850s तक, ठीक है। इस समय में इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमें क्या पता है कि भाई ये आया कब है, ये नियरली 1760s के अंदर आया, और सबसे पहले ये इंग्लैंड के अंदर आया था। अब Indian handicrafts were ruined, ठीक है। Machines were introduced in the Indian textile industry in large numbers. Railway lines were laid in many parts of the country, ठीक है। Heavy duties were imposed on the imports of the British manufacturers. अब यहाँ पर देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वजह से इम्पैक्ट क्या रहा है। अब इस जमाने में ब्रिटिश इंडिया के अंदर थी, और जब भी ब्रिटिश इंडिया के अंदर थी तो क्या इकोनॉमिक लेवल पर कोई भी पॉजिटिव एस्पेक्ट हमें देखने को मिला है क्या? कोई भी पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ है क्या? तो नहीं हुआ है, मोर और लेस। तो यहाँ पर यूपीएससी ने जब ये सवाल पूछा तो वो बेसिकली अंग्रेजों की प्रशंसा नहीं करना चाह रही थी, वो अंग्रेजों की निंदा करना चाह रही थी कि अंग्रेजों की वजह से ये चीज हुआ। तो माइंडसेट को समझे वहां पर कि ये इससे बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि देखो मैं आपको बताता हूँ, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रूइंड। अब असल में इसका आंसर ये है, लेकिन इसके अलावा मैं दूसरे ऑप्शंस की बात करता हूं। मशीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन लार्ज नंबर्स। भाई अगर मशीन्स बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस होती मतलब हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज होता, लेकिन क्या हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन था क्या ब्रिटिश के टाइम पे? तो बकायदा नहीं था। तो दैट इज व्हाई ये स्टेटमेंट गलत है। तो यूपीएससी अपने आप में ही बता दे रहा है कि भाई ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। रेलवे लाइंस वर लेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। भाई रेलवे लाइंस को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से लगाया गया था क्या? नहीं, वो इंडिया से और ज्यादा रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने के लिए लगाया गया था, ठीक है। और अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से लगाया भी गया होता तो यहाँ पर स्टेटमेंट को क्लियरली नहीं बताया है। स्टेटमेंट को यहाँ पे पॉजिटिव लाइट में दर्शाया कि रेलवे लाइंस दे वर लेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। रेलवे लाइंस अगर बिछाए जाते हैं तो डेवलपमेंट होता है ना, लेकिन अंग्रेजों ने जो रेलवे लाइंस बिठाए क्या उससे डेवलपमेंट हुआ क्या? नहीं, एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स हुआ। तो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। हेवी ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स। तो अंग्रेजों के जो प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर बेचे गए क्या उसके ऊपर हैवी इंपोर्ट्स थे क्या? नहीं भाई, फ्री ट्रेड था उसमें। तो दैट इज व्हाई ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो द आंसर इट इज गोइंग टू बी ए। सो ये समझना है कि यूपीएससी किस माइंडसेट से ये सवाल पूछ रहा है। अगला, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द राइज ऑफ प्रतिहारास अंडर किंग भोजा।
establishment of Pallava power under Mahendravarman, establishment of Chola power under Parantaka, and the Pala dynasty was founded by the Gopala. Now when we talk about this, okay, when we are talking about this, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है साथियों, टाइमलाइन के बारे में पूछा जा रहा है। वंस अगेन मैंने टाइमलाइन के बारे में, क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स और जो डायनेस्टी के टाइमलाइंस है, मैंने उसको मेरे चैनल वंस अगेन हिस्ट्री बाय वीर प्रताप के ऊपर मैंने डाल दिया हुआ है, ठीक है। तो आप वहां पर जाके इस टाइमलाइन के डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अब यहाँ पर हमें डायनेस्टी के टाइम, वो कौन से टाइम पे थे वो जानना पड़ेगा। प्रतिहार जो डायनेस्टी था वो नियरली 750s के अंदर बना था, और किंग भोजा जो है वो जनरली 840s और 50s के बाद आए थे। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा पावर, महेंद्र वर्मन जो थे वो नियरली 630s 40s के दौरान थे, ठीक है, 630s 40s के दौरान थे। मैं एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहा हूं, लेकिन यहाँ पे आपको एक एस्टिमेट देने की कोशिश कर रहा हूँ। चोला पावर, परांटका वन जो है ये बहुत आगे थे, ठीक है, ये भी आगे आने वाले इन द 10th century AD ये व्यक्ति यहाँ पर थे, 10th century AD। और पाला डायनेस्टी बाय गोपाला ये अराउंड 750s के टाइम पे ये बनाया गया था। गोपाल वो 750s के टाइम पे पाला डायनेस्टी को फाउंड किया इन्होंने। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यूपीएससी टाइमलाइन के ऊपर भी सवाल पूछ रही है। तो पहला इसका क्या हो जाएगा, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। तो देखना है कि भाई सबसे पहले में 2 आ रहा है क्या, तो 2 इज इन दोनों जगह पे आ रहा है, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो 2 देन 4 आएगा, 4 आना चाहिए, 1 नहीं आना चाहिए, 2 4 आना चाहिए। तो ऑटोमेटिक हमें बस 2 पता थे तो उससे हमने ये कर लिया, बाकी 1 and 3, ठीक है, 1 and 3 उसी से हमें पता चल गया कि भाई ऑप्शन क्या है। सो द आंसर इट इज गोइंग टू बी सी। ऐसा करके साथियों हमें ये चीज समझना होता है कि जो टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री है उसे कैसे करना है। नेक्स्ट इज which of the following phrases defines the nature of hundi generally referred to the sources in the post harsha period। अब यहां पर जब हम हुंडी की बात कर रहे हैं तो हुंडी मतलब क्या होता है साथियों, तो हुंडी मतलब एनीथिंग, जहां पर हुंडी अगर आप देखें तो हुंडी मतलब कुछ भी जिसके अंदर आप स्टोर कर सकें, ठीक है। और स्टोर आप क्या करते हैं, जनरली कोई भी कुछ तो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर ग्रेन्स या पानी आप उसे स्टोर करते हैं तो क्या क्यों करते हैं, मतलब शायद उसका इंपॉर्टेंस रहेगा तभी तो जाके आप उसे स्टोर करेंगे, ठीक है। तो हुंडी मतलब क्या था, एन एडवाइजरी इशूड बाय द किंग टू हिज सबऑर्डिनेट्स। क्या वो हो रहा है क्या, मतलब ये देखिए, ये वर्ड को अगर आप जानेंगे, ये भी जो वर्ड है ना, ये भी वर्ड जो है ऑफ द एंशिएंट इंडिया है, मतलब ये टर्म्स का टर्म है ये। तो उसी हिसाब से मैंने आपको बोला कि भाई ऐसे टर्म्स की लिस्ट चाहिए आपको एंशिएंट और मेडिवल इंडिया में, जहां से यूपीएससी पूछता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट नहीं है, अ डायरी टू बी मेंटेन्ड बाय फॉर डेली अकाउंट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड ऑर्डर फॉर द फेडरल लॉर्ड टू हिज सबऑर्डिनेट। ऑर्डर तो नहीं है, लेकिन इन दोनों में से अब 50% की बात करें तो अ बिल ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है मतलब समथिंग इट इज दैट इज वैल्यूएबल, ठीक है, जहां पे स्टोर ऑफ वैल्यू होता है। तो हुंडी नाम से भी आपको पता चल रहा है कि भाई कुछ तो भी स्टोर ऑफ वैल्यू की बात हो रही है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे। अगला है विथ रेफरेंस टू द बुक देशेर कथा रिटन बाय सखाराम गणेश देउस्कर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट वार्न्ड अगेंस्ट द कॉलोनियल हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ माइंड। ये देखो, ये सवाल बड़ा ही डीप सवाल है एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी के ऊपर। अभी तक हमने क्या देखा कि यूपीएससी ने इसके पहले वाले समय में अनटचेबिलिटी वगैरह के ऊपर सवाल पूछा। अब मैंने आपको पहले भी बताया था यूपीएससी अब आगे क्या पूछ लेगा कि अनटचेबिलिटी के ऊपर किस किस ने क्या क्या काम किए, या क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए, या क्या क्या लिटरेचर्स बनाए गए, मैंने आपको पहले भी बताया था। और यूपीएससी ने वही सवाल यहाँ पे पूछ लिया, ठीक है, कि एक तो ये इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट्स प्लेज एंड फोक सॉन्ग्स, द यूज देश बाय देवसेकर वाज इन द सिग्निफिकेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रीजन ऑफ बंगाल। अब देखो यहाँ पर जो है ना, अगर आप इस व्यक्ति के बारे में ये बुक पढ़ेंगे तो ये अनटचेबिलिटी के खिलाफ वाला बुक है, ठीक है। ही वाज अ पर्सन हु वाज प्रीचिंग अगेंस्ट द ब्राह्मण, एंटी कास्ट मूवमेंट वगैरह, इन सब के ऊपर वो प्रीच कर रहे थे। और इसी के अंदर इन्होंने जो दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त ने जो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो अंग्रेजों के समय पे जो इंडिया के अंदर से निचोड़ा गया पैसा,
ड्रेन हुआ, ड्रेन ऑफ वेल्थ, उसके बारे में एकदम डिटेल में इन्होंने क्रिटिसाइज किया और एक समराइज्ड वर्जन में इन्होंने अंग्रेजों के कॉलोनियल लूट के खिलाफ में बातें लिखी अपने इस बुक में, ठीक है। तो ओवरऑल इट वाज टू टॉक अबाउट द हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माइंड, कि लंबे समय में अंग्रेजों ने कैसे हमारे ऊपर कब्जा किया। सो व्हेन वी टॉक, सो इस हिसाब से ये पर्सनालिटी, अब यहाँ पर मेजर थीम क्या था, इट वाज अनटचेबिलिटी। पिछले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में अनटचेबिलिटी के ऊपर सवाल पूछा, तो उसी की बेसिस में यहाँ पर भी ये सवाल इन्होंने पूछ लिया। तो ऐसे ही जो यहाँ पर हम सवाल देख रहे हैं, शायद आगे आने वाले समय में वैसे सवाल पूछ लिया जा सकता है। अब देखो, द गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग। अब गांधी, पहले भी सवाल पूछा गया, अभी भी पूछ रहे हैं। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, सॉल्ट सत्याग्रह पहले पूछा है ना, सॉल्ट सत्याग्रह पूछा था, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा है। तो सॉल्ट सत्याग्रह पहले पूछा था, सॉल्ट सत्याग्रह के बाद ही तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ 1931 में, तो तभी जाके ये सवाल पूछा ना। तो लाइक दैट, पहले सॉल्ट सत्याग्रह पूछा, फिर ये पूछ लिया। अलग अलग जगहों पे सीडीएम के टाइम पे कौन से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, वैसा वाला भी सवाल पहले पूछा था, उसकी वजह से ये सवाल पूछ लिया यूपीएससी ने। तो ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एसोसिएट करके सवाल पूछता है। गांधी इरविन पैक्ट, इन्विटेशन टू द कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है। विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंसेस प्रोमिगेटेड इन कनेक्शन विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, acceptance of Gandhi's suggestions for inquiry into police excesses, release of only those prisoners who were not charged with violence। अब देखिए, अब ये सारे फीचर्स है गांधी इरविन पैक्ट के, और इसमें से हमें बोला जा रहा है कि भाई कौन सा फीचर है वो सिलेक्ट करो और कौन सा नहीं है उसे ओमिट करो। तो गांधी इरविन पैक्ट के सारे फीचर्स हमें पता होने चाहिए, जैसे कि गांधी इरविन पैक्ट जब हुआ, ठीक है, उसके बाद जाके इस पैक्ट को कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया, उसके वजह से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी, और यहाँ पे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ से यूपीएससी आगे आने वाले समय में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के ऊपर सवाल पूछ सकती है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंसेस प्रोम्युलगेटेड इन द कनेक्शन विद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हाँ ये वाला भी सही है, क्योंकि जो भी ऑर्डिनेंसेस अंग्रेज लाए थे उसे वो वापस ले रहे थे। इसके अलावा एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी सजेशंस इन पुलिस एक्सेसेस, नहीं, कहीं ना कहीं अगर वो अंग्रेज, अब देखो लॉजिक भी लगाओ यहाँ पे, अगर अंग्रेज इस चीज को एक्सेप्ट करते तो कहीं ना कहीं वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे थे, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने गांधी के इस डिमांड को फुलफिल नहीं किया। तो 3 को निकाल दो, ठीक है, 3 को निकाल दो, तो अपने आप आपको पता है 1 और 2 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। सो यहां से हमें क्या पता करना है कि भाई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस क्या हो जा रहे हैं, हमें वो देखना पड़ेगा। फिर इसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद किस हिसाब से चीजें फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर हुई, हमें वो देखना पड़ेगा। उसका क्रोनोलॉजी यूपीएससी पूछ सकता है अगेन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज विठल विध्वंसक, द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव, देखो अनटचेबल्स की बात हो रही है, ठीक है। सो इसके ऊपर किस व्यक्ति ने काम किया था, विठल विध्वंसक, ये एक लिटरेरी एक्टिविटी है, वर्क है, जिसके ऊपर काम करा गया है। सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, गोपाल बाबा वलनकर, ये एक पर्सनालिटी थे। तो ऐसे ही हमें देखना है कि दूसरे और किसने काम किया। बाकी ये 3 व्यक्तियों ने भी अनटचेबिलिटी के ऊपर काम किया था। तो इन्होंने क्या काम किया, मोहनदास गांधी ने क्या काम किया, और अंबेडकर जी ने क्या काम किया, ये भी हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है। Next one is with reference to the history of India with the terms, देखो again terms, कुल्यवापा एंड द्रोणवापा डिनोट। अब ये जो टर्म्स है साथियों, ये गुप्ता पीरियड के टर्म्स हैं। अभी हमने यही पेपर में अभी हमने 4 अलग अलग जगहों पे टर्म्स देख लिए। सो टर्म्स का इंपॉर्टेंस आप देखिए कितना ज्यादा हो रहा है। तो कुल्यवापा, द्रोणवापा, तड़ागा, घंटी यंत्र, ये सब जो है टर्म्स है गुप्ता पीरियड के, उसी में से 2 इन्होंने पूछ लिया, और इसका आंसर था मेजरमेंट ऑफ लैंड। इसमें अगर आपको टर्म्स नहीं पता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको वो सवाल को सॉल्व करने में, इसके लिए यहाँ पर ये पता होना चाहिए आपको। अगला जो हो जाएगा, Who among the following rulers advised his subjects through this inscription? अब देखो ये इंस्क्रिप्शन है, हमें ये पता होना चाहिए कि भाई इन सब में से किस किस ने मेजरली इंस्क्रिप्शंस करे थे। अशोका और समुद्रगुप्ता ने, हमें पता है, इंस्क्रिप्शंस करे थे। हर्षवर्धन और कृष्णदेव राय ने इतना ही ज्यादा नहीं करे थे, बट करे थे इन्होंने। Whosoever praises his religious sect or blames others sect out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely। अब ये क्या है साथियों, ये एक रिलीजन के एस्पेक्ट पे है,
ठीक है, रिलीजियस एस्पेक्ट पे है। और ये रिलीजियस एस्पेक्ट में क्या बता रहा है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव कनोटेशन बता रहा है, सेक्युलैरिटी के प्रिंसिपल पे बता रहा है, और नॉन डिस्क्रिमिनेशन को कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने एथिकल लोगों को एथिकल होने पे प्रमोट किया था। लोगों ने बोला था कि भाई धर्म मतलब मेजरली सभी धर्मों को रहने दो। सो इट इज गोइंग टू बी अशोका। ठीक है, अशोका के बहुत सारे रॉक इंस्क्रिप्शंस थे, अलग अलग रॉक एडिक्ट्स थे, पिलर इंस्क्रिप्शन थे, जिसके ऊपर अशोका ने ऐसे बहुत सारी धम्म की बातें करी। ठीक है, सो उसी हिसाब से यूपीएससी ने इस पर्टिकुलर सवाल को पूछ लिया था। अब यहाँ से इन लोगों के समय पे कौन से अलग अलग इंस्क्रिप्शंस बनाए गए थे वो देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके इंफॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल में डाल दिया है। इसके अलावा विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ परमितास। अब ये भी बुद्धिस्ट का ही टर्म है। ठीक है, परमितास बुद्धिस्ट का ही टर्म है। जैसे बुद्धिज्म के ऊपर यूपीएससी घड़ी घड़ी सवाल पूछते आ रहा है, तो उसकी डिटेल्स के बारे में भी वो सवाल पूछ रहा है। तो क्योंकि ये बुद्धिस्ट का टर्म है तो धर्मशास्त्रास नहीं है, वेदास नहीं है, पावरफुल मर्चेंट गिल्ड्स नहीं है, परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू बोधिसत्वा। बोधिसत्वा कौन है, बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है। तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर इज सी। तो यहां से हमें क्या देखना है कि भाई इससे आगे चल के यूपीएससी और क्या सवाल पूछ सकता है, भाई धर्मशास्त्र के ऊपर सवाल पूछ सकता है। ठीक है, अथॉरिटी ऑफ द वेदास, ठीक है, उसके ऊपर सवाल पूछ सकता है। फिलोसॉफिकल स्कूल्स कौन से थे जिनका वेदा से इंटीग्रेशन था, उसके ऊपर सवाल पूछ सकते हैं। अलग अलग जगहों पे या अलग अलग डायनेस्टीज में मर्चेंट गिल्ड्स को किस किस नामों से बुलाया जाता था। ठीक है, जैसे कि एक नाम है श्रेणी। ठीक है, श्रेणी जैसे और कौन से नाम थे जिसके ऊपर बुलाया जाता था, तो ये यूपीएससी सवाल पूछ सकता है आपसे आगे आने वाले समय में। अगला है, in the context of Indian history, the रखमाबाई केस of 1884 revolved around what? रखमाबाई एक बहुत ही फेमस, ठीक है, एक बहुत ही फेमस वुमेन थी महाराष्ट्र एरिया के अंदर, जिन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया। सो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि भाई महिलाओं के ऊपर ब्रिटिश इंडिया के समय पे क्या क्या काम किया गया है पॉजिटिव लेवल पे, वो हमें देखना है। कौन से पर्सनालिटीज ने काम किया है वो भी हमें देखना है। एजुकेशन लेवल पे, लीगल राइट्स लेवल पे, ठीक है, विडो रीमैरिज लेवल पे, चाइल्ड लेवल पे, ये सब जगहों पे हमें देखना पड़ेगा। यूपीएससी उसके ऊपर सवाल पूछ सकता है। वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन, एज ऑफ कंसेंट, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। अब अगर इस सवाल को हम सॉल्व करें तो दो से तीन स्टेटमेंट्स हैं। तो इन स्टेटमेंट्स में हमें ये देखना है कि भाई ऑड मैन आउट क्या है या सबसे हटके क्या है, क्योंकि ये रखमाबाई केस है। अगर कोई भी केस होता है तो वो जनरली एक या दो मुद्दों से ही जुड़ा हुआ रहेगा, मेजरली एक मुद्दे से जुड़ा हुआ रहता है एक पर्टिकुलर केस। ठीक है, ऐसे ही डाइवर्स मुद्दों से एक केस नहीं बनता है, एक केस एक मुद्दे से बनता है। तो वहां पर हमें थोड़ा दिमाग लगाना है कि भाई इनमें से ऑड मैन आउट क्या है। ये तो एजुकेशन की बात कर रहा है, ये एज ऑफ कंसेंट मतलब मैरिज की बात कर रहा है। ठीक है, 1891 में इसे पास किया गया था। कंजुगल राइट्स मतलब मैरिज, अगेन ये मैरिज की बात कर रहा है, क्योंकि मैरिज को जो नल एंड वॉइड वाला एंगल है, जो मैरिज के अंदर वुमेन के अधिकार हैं, उन सब की बात कर रहा है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, सो अगेन मैरिज की बात कर रहा है। तो यहां से ऑड मैन आउट क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑड मैन आउट हो रहा है। तो अगर फर्स्ट को अपने एलिमिनेट करें तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या बच जाएगा, बी। ठीक है, सो ऑड मैन आउट भी ऑड मैन आउट के तरीके से भी आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो। अगला क्या है, इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइंड बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ। इंडिगो क्यों कम हो गया, क्योंकि ये बहुत ही इजी स्टेटमेंट था, क्योंकि उस जमाने में बहुत नए नए सिंथेटिक टेक्सटाइल्स आ गए थे, मतलब नए नए प्रोडक्ट्स आ गए थे, जिसके वजह से इंडिगो जो नेचुरली प्रोड्यूस किया जाता था उसकी इतनी ज्यादा डिमांड नहीं बची थी। पेजेंट रेजिस्टेंस टू दी ऑप्रेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर्स, नहीं भाई पेजेंट्स इतने पावरफुल थे ही नहीं कि उनकी वजह से इंडिगो कम हो। ठीक है, ऑल्दो गांधी के आने के बाद ये चीज हुई। Its unprofitability in the world market because of new inventions. National leaders opposition to the cultivation of indigo. Government control over the planters. Government ने कभी कंट्रोल ही नहीं किया प्लांटर्स के ऊपर, उल्टा उन्होंने और ज्यादा प्रमोट किया। सो एलिमिनेट करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नाउ अगला जब हम बात करें, वेलेस्ली एस्टैब्लिश द फोर्ट विलियम्स कॉलेज एट कैलकाटा। अब आप सबको पता है कि भाई फोर्ट विलियम्स कॉलेज, यहाँ पे फोर्ट विलियम्स की बात नहीं हो रही है, फोर्ट विलियम्स के आगे कॉलेज भी लगाया गया है।
इस कॉलेज को 1800 के अंदर बनाया गया था बाय लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, दैट इज रिचर्ड वेलेस्ली। ऑलराइट, नाउ यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्यों बनाया गया था, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, ठीक है, उनको जो इंडिया के अंदर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनको ट्रेन किया जा सके, ठीक है। सो ही वांटेड टू ट्रेन द ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस इन इंडिया। सो उस वजह से ये कॉलेज बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। अगला, with reference to the history of India, उलूगुलन or the great tumult in the description which of the following events। अब देखिए, ये सवाल पे जाने से पहले पिछले सवाल पे अगर हम बात करें तो उससे क्या होता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज इंडिया के अंदर कौन सी थी, उनको किसने बनाया, कब बनाया, कौन से एरिया में बनाया, हमें वो जानना पड़ेगा। उसके अलावा ये इधर बात करें तो ये अलग अलग रिवोल्ट्स की बात कर रहे हैं कि मतलब भाई रिवोल्ट्स के फीचर्स क्या हैं। तो अब आपको क्या देखना पड़ेगा, 1857 के फीचर्स क्या है, मप्पिल्ला के फीचर्स क्या है, इंडिगो के फीचर्स क्या है और बिरसा मुंडा रिवोल्ट के फीचर्स क्या है। इसी के अंदर कौन से पर्सनालिटीज थे जिन्होंने यहाँ पर काम करे थे, तो उसको भी आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा। तो अगर ग्रेट ट्यूमल्ट आप देखेंगे, ठीक है, या उलूगुलन, ये वर्ड आपने एनसीईआरटी के अंदर भी पढ़ा रहेगा और इसको आप जोड़ सकते हैं विद द मुंडा रिवोल्ट। ओके, विद द मुंडा रिवोल्ट, ठीक है। तो इससे आप इसको जोड़ सकते हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, द नेक्स्ट वन इज with reference to the scholars literatures of ancient India, consider the following statements। now once again यहाँ पर सवाल क्या पूछेंगे ये कि भाई कौन से लोग थे और वो कौन से समय पे कंटेम्प्ररी थे। तो जैसे हम देख रहे हैं कंटेम्प्ररी रूलर सवाल पूछ सकते हैं, कंटेम्प्ररी डायनेस्टीज के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं, ऐसे करके कंटेम्प्ररीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पाणिनि वाज एसोसिएटेड विद पुष्यमित्र शुंगा। अब पुष्यमित्र शुंगा तो यार 2nd सेंचुरी बीसी के अंदर थे और पाणिनि की बात करें तो ये 4th and 5th सेंचुरी बीसी के अंदर थे। तो क्या ये कंटेम्प्ररी हैं क्या? ऑब्वियसली नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फर्स्ट को आप एलिमिनेट कर दो, ऐसे हो जाएगा। 3, अब इससे पता चल रहा है कि भाई 3 तो है ही है, क्योंकि कालिदासा चंद्रगुप्त 2 के नवरत्न में से थे। चंद्रगुप्त 2 का जो कोड था वो नवरत्न का था। फिर अमर सिम्हा इज एसोसिएटेड विद हर्षवर्धन। क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या? अब देखो, अमर सिम्हा जिसने अमर कोश लिखा, ठीक है, ये जो है ये गुप्ता समय से जुड़े हुए हैं, लेकिन हर्षवर्धन पोस्ट गुप्ता समय के थे। तो दैट इज वाई 2nd स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो इससे हमें क्या समझ पड़ रहा है कि भाई चंद्रगुप्ता के समय पे और कौन से लोग थे, हर्षवर्धन के समय पे और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थे, पुष्यमित्रा के समय पे और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थे। अब पुष्यमित्र यहाँ पर पूछा गया है बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ मालविका अग्निमित्रम, जो इसके पहले पूछा गया है बाय द यूपीएससी, ठीक है। सो इसी के साथ ये इतने सारे सवाल हमने यहाँ पर देखे कि यूपीएससी किस हिसाब से सवाल पूछ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, और इन सवालों से आगे यूपीएससी क्या सवाल पूछ सकता है। तो यही हमने इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर सीखा, ठीक है। यूपीएससी को माइंडसेट को ब्रेक करने का हमने कोशिश किया। सो विद दिस आई थैंक एवरी वन ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी, फॉर वॉचिंग करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टडी वेल।